नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर का एग्जाम चूंकि आने वाला है और इसी कारण से एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए ही अभी हाल ही में सिर्फ बीए थर्ड ईयर के मॉडल पेपरों पर मैं क्लास ले रहा हूं डेली। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक से सेकेंड ईयर के क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएगी मॉडल पेपर ही। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो मुख्य क्लासेस है हमारी उनको मैंने होल्ड करके रखा हुआ क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। अब अगर कंटिन्यू कोई क्लासेस करते हैं तो क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और आपके एग्जाम आ जाएंगे और एक विषय के चक्कर में बाकी सब विषय आपके रह जाएंगे। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं सभी सब्जेक्टों पर बीए थर्ड ईयर और बीए सेकेंड ईयर में सभी विषयों पर आपको मॉडल पेपर प्रदान कर दूं। तो इसी दौर में जो है मैंने शुरुआत की। इससे पहले अभी 3 सेशन या कहें कि 3 मॉडल पेपर अभी बीए थर्ड ईयर में हो चुके हैं। आगे दिखाने वाला हूं कि किस किस विषय के मॉडल पेपर बनकर रेडी हुए हैं, जो मैंने आपको क्लासेस के रूप में दिए भी हैं और उनकी आंसर शीट भी रेडी हो चुकी है, जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से आज जो सेशन है हमारा, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पर मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है, जिसे मैं आपके सामने आज रखूंगा। इसमें कुछ विशेष प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है और थोड़ा सा अलग वे में, अन्य मॉडल पेपरों से थोड़ा सा अलग वे में इसको मैं आपको जो है देने वाला हूं। तो थोड़ा सा जो है केयरफुली बन के रहिए और इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा यदि आपके सिलेबस में भारत की विदेश नीति वाला सब्जेक्ट है तो, है ना। इसी के माध्यम से मैं बस इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक बेहतर नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, किसी प्रकार की कोई समस्या अभी भी बनी हुई है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मॉडल पेपर है और इसमें दिए गए या बताए गए सभी प्रश्नों को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी टेंशन हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं अपनी क्लासेस को। भारत की विदेश नीति पर ऐसे 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आपकी परीक्षा 2025 में सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। चलिए, तो ऐसे कौन कौन से प्रश्न होंगे, वहां तक पहुंचे उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको बताते हुए चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। 2-5 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। ये बाकी के विषय है, यदि आपके पास समय है पढ़ने का तो आप लोग जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। डिटेल क्लासेस है सभी सब्जेक्टों की, बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक की सभी क्लासेस अवेलेबल है, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेंगे। मैंने जैसा प्रारंभ में आपको कहा था कि कुछ मॉडल पेपर है जो हो चुके हैं, तो हिंदी साहित्य के जो 2 पेपर है जिनका भी मेजर हिंदी साहित्य है ना, उनके जो 2 पेपर है, काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा और एक जनसंचार माध्यम, 2 पेपर है। दोनों के मॉडल पेपर बनकर रेडी हो चुके हैं। काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा वाला मॉडल पेपर रेडी हो चुका है, आंसर शीट भी इसके अवेलेबल है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में जनसंचार माध्यम, सिद्धांत एवं अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुका है, इसकी आंसर शीट भी रेडी हो चुकी है। और इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनका भी ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में है सिलेबस में, वो भी इस मॉडल पेपर को यूट्यूब पर ही जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, कहां पर मिलेंगे? तो ये दोस्तों आपको मिलेगा बीए थर्ड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट, नाम से आपको जो है माफ कीजिएगा, बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी प्लेलिस्ट में 2024 के लेक्चर भी मौजूद होंगे, वहीं 2025 के भी हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, मॉडल पेपर 2025 के नाम से, क्लियर है, बीए थर्ड ईयर। तो ये सभी मॉडल पेपर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। और आंसर शीट आपको कहां से प्राप्त होगी, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछले मॉडल पेपरों की आंसर शीट भी और ये जो आज आप सेशन देख रहे हैं भारत की विदेश नीति, इसकी आंसर शीट भी आपको कैसे मिलेगी, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट यहां पर लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अगर ये इसको स्किप किया तो बहुत कुछ चला जाएगा आपके हाथ से। देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं आप इस मॉडल पेपर की चर्चा करूं तो इसमें देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, जो आईएमपी क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इस लेक्चर में मैं आपको वो सभी प्रश्न दूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब इसमें मॉडल पेपर में 2 पक्ष होते हैं, एक तो है प्रश्नों वाला और एक होता है उत्तर वाला। अब यदि आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर के जो प्रश्न मैं आपको यहां पर डिस्कस करवाने वाला हूं उनके आंसर भी आपको मिले एक व्यवस्थित फॉर्मेट में, एक कस्टमाइज्ड आंसर शीट के रूप में, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो है मात्र 99 रुपए का। जी हां, अगर आप भारत की विदेश नीति सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट चाहते हैं, माफ कीजिएगा आंसर शीट चाहते हैं,
तो उसकी आंसर शीट का सब्सक्रिप्शन मात्र है आपका 99 रुपए का। और इसके अलावा यदि आप में से कोई छात्र ये चाहता है कि सर हमें एक एक मॉडल पेपर की आंसर शीट परचेस नहीं करना, बल्कि हमारे सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के मॉडल पेपर और उनकी आंसर शीट चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा ऑल सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन 249 रुपए का। तो यहां पर एकदम क्लियर रहिएगा आप लोग, यहां पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है मॉडल पेपर को लेकर के। सिंगल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप तो वो पड़ेगा आपको मात्र 99 रुपए का, और यदि सभी सब्जेक्टों का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 249 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें उन छात्रों का क्या जो सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहते, जो पेमेंट करना नहीं चाहते लेकिन आंसर चाहिए, तो उन दोस्तों को भी वो भी शांति बनाकर रखिएगा, आपको भी आंसर मिलेंगे, लेकिन वो आंसर मैं आपको प्रदान नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको अपनी बुक से सर्च करना होगा। कैसे सर्च करना है, बुक से नहीं मिल रहा है तो कहां से लोगे, वो सारी बातें मैं आप लोगों को अंदर सेशन में बताने वाला हूं। जैसे जैसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो मैं उस प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है वो भी बताते हुए चलूंगा। क्लियर है ना? तो प्रश्न आपको एकदम निःशुल्क रूप से मिल रहे हैं। अगर आंसर शीट चाहते हैं उन सभी प्रश्नों की तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, जो भी आपको चाहिए वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, कैसे लेंगे? तो इसके लिए जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और साथ में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डाल दे। कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 99 रुपए का लेना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख दे, किस सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहिए, और यदि ऑल 249 लिखते हो है ना तो फिर उसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात और है, इसी में मैं जो आज आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूं ये 15 + 5 + 10 क्वेश्चन है। 15 मतलब 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 5 प्रश्न एक्स्ट्रा है दीर्घ प्रकृति के, और 10 प्रश्न है लघु प्रकृति के। ठीक है? देखिए यार, ऐसा मेरा कोई एक फिक्स नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दूंगा या 15 क्वेश्चन ही दूंगा, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, कोई मजाक करने नहीं जा रहे हो, इसलिए आपके लिए जो आवश्यक होगा, जैसा आवश्यक होगा ना, मैं समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता हूं। तो इसी प्रकार से हर मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों को 15-15 प्रश्न दिए हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं यहां पर 5 प्रश्न जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, ये बीच वाले 5 प्रश्न में एक्स्ट्रा इस बार आप लोगों को दूंगा, और आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो, क्योंकि सफलता में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक नोट्स और है जिनके सेशन में, देखिए आज हम भारत की विदेश नीति वाली बात कर रहे हैं। अब बेसिकली जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर है तो उनका लोक प्रशासन भी एक विषय होगा। लोक प्रशासन की एक कंप्लीट नोट्स, मॉडल पेपर की नहीं, कंप्लीट नोट्स, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट तक की कंप्लीट नोट्स, लगभग ये होना चाहिए लगभग 100 पेजेस की ये नोट्स है ना। तो ये एक स्पेशल तरीके से तैयार की है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, लोक प्रशासन के लिए। इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपए का है। ठीक है, बहुत ना के बराबर है, कम ही है। मॉडल पेपर की जो आंसर शीट है ना उसी रेट में इसका रेट रखा गया है। ठीक है, आप जिस छात्र को भी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। जो भी चाहिए ना आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने सेशन की, और अब लेते हैं आज के आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को यहीं पर बता दूं, स्पष्ट रूप से एक बार फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, मैं दीर्घ प्रकृति के जो प्रश्न हर मॉडल पेपर में आपको 10 या 15 देता हूं। आज 15 + 5 क्वेश्चन है दीर्घ प्रकृति के, 15 प्रश्न जो बिल्कुल आपको करना ही करना है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन और देकर जाऊंगा, उनकी भी तैयारी करनी ही करनी है। कैसे करना है वो भी बताते हुए जाऊंगा। हाँ, आंसर शीट यदि आप लेते हो ना तो आंसर शीट में सब कुछ अलग अलग और स्पेशल तरीके से पूरे कस्टमाइज करके दिया जाएगा। आपको कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब कुछ आंसर शीट में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आंसर शीट नहीं लेना चाहते उनको भी बताऊंगा मैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न आज का भारत की विदेश नीति का। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, और अथवा में है कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। फिर अथवा में है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्व शांति भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। अब मान लेते हैं, चलिए एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, इस कथन के अनुसार भारत की विदेश नीति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न एक ही है, प्रश्न एक ही। अगर आप सारे मॉडल पेपर मेरे फॉलो करते हैं तो आपको
ये अच्छे से याद होगा कि मैं बार बार क्या रिपीट करता हूं, है ना। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा बताना जरूरी है। प्रश्न की भाषा पर कभी भी मत जाइए, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो। प्रश्न की लैंग्वेज पर कभी नहीं जाना है आपको। प्रश्न की जो की पॉइंट होते हैं, जो टर्म होती है, उस पर जाना है। दरअसल चाहे वो 4 लाइन का प्रश्न हो या 5 लाइन का हो, आपको फोकस कहां बनाकर रखना है कि पूछा क्या गया है। जैसे देखिए पहले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो वो सब छोड़िए, विवेचना करना है क्या करना, क्या वो सब छोड़िए, आपका डायरेक्ट फोकस जाना चाहिए सिद्धांतों पर। जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो की पॉइंट है सिद्धांत। तो सिद्धांत पूछे गए हैं काय के, भारत की विदेश नीति के, दैट्स ऑल। तो अब आपको ये सिद्धांत आपको सर्च करना है कहां से, जिनको आंसर शीट नहीं लेना है उनको बता रहा हूं मैं। सिद्धांत सर्च करोगे कहां से, अपनी किताब में। अब आप वहां देखोगे कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कहां दिए गए हैं, उतना उतना मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ना, हो सकता है अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में, अगले अध्याय में कहीं पर तो मिलेगा। फिर देखिए भारत की विदेश नीति की विशेषताएं कहां पर दी गई है, उस वहां से विशेषताओं को पिक कर लीजिए। अगर एक प्रश्न को कंप्लीट करना है तो ये कभी भी उम्मीद मत रखिए कि किसी एक किताब में ये सारे की पॉइंट एक ही प्रश्न के अंदर मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको आंसर शीट में देने वाला हूं, आंसर शीट में एक ही क्वेश्चन के आंसर के रूप में मिलेंगे ये सब कुछ, लेकिन आपकी किताब में अलग अलग जगह पर मिल सकता है। और हां, अगर किताब में ना मिले तो फिर क्या करोगे आप, तो आप गूगल पर उसको सर्च करोगे, और गूगल से वहां से डेटा लोगे और लिख करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है। हाँ, आंसर शीट आपको बनानी तो पड़ेगी कम से कम, क्योंकि ये जो प्रश्न देने जा रहा हूं मैं, इन प्रश्नों की तैयारी आपको हर हालत में करनी है, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा है। क्लियर है। हाँ, जिनकी तैयारी हो चुकी है ना उनको भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सर हमने तो पूरा पढ़ रखा है और हम मॉडल पेपर तैयारी नहीं करेंगे। आपके लिए और अच्छा है, पूरा पढ़ रखा है ना, तो आप इन 15 प्रश्नों को और अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपने जो भी मेहनत की ना पूरे साल भर, वो एक स्थान पर आ जाए। ठीक है ना। ये पूरा समग्र एक निचोड़ है पूरे भारत की विदेश नीति वाले सब्जेक्ट का। चलिए, तो इस प्रकार से आप इन की पॉइंटों को सर्च करेंगे, सिद्धांत देखेंगे, उसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न कैसे घुमाता है आपको। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण है, कौन है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति। ठीक है, अब इस कथन की विवेचना करना है। अब देखिए ये कुछ और नहीं बल्कि ये भारत की विदेश नीति की विशेषता ही तो है, विशेषता वाला एक पॉइंट है ना, और इसकी विवेचना करना है, लेकिन विस्तार से बताना है। अथवा में फिर देखिए कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। अब चूंकि हर राष्ट्र की, हर देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों पर तो आधारित होगी ना, अपने राष्ट्र के हित सर्वोपरि होते हैं हर देश के लिए। क्लियर है। तो इस कथन के आधार पर भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए। ये एक प्रश्न हुआ कंप्लीट, जिसमें 4 से लेकर 5 ऐसे टर्म है जिन पर फोकस आपको करना है। इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बोलता है कि विदेश नीति और राष्ट्रीय हित पर एक निबंध लिखिए। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित, विदेश नीति क्या होती है और राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, दोनों में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, इस पर एक ऐसे तैयार करना है। और अथवा में है कि भारत की विदेश नीति किस सीमा तक राष्ट्रीय हितों के संरक्षण में सफल रही है। मतलब भारत ने जिस प्रकार की विदेश नीति को अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, उसने भारत के राष्ट्रीय हितों को कहां तक संरक्षित किया है। क्लियर। तो ये 2 प्रश्न आपके खाते में जुड़ चुके हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया मेन टर्म में आपकी गुट निरपेक्षता। क्या है गुट निरपेक्षता, क्या होती है गुट निरपेक्षता, इस कंसेप्ट को पूरी तरह से घोल के पी जाइएगा। गुट निरपेक्षता क्या होती है, इसका पूरा चारों तरफ का है ना 360 डिग्री पर जाकर के और इसका अध्ययन कर लेना, तो सारे की पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब इसका अर्थ समझ जाएंगे आप लोग। उसके बाद में इस भारत द्वारा गुट निरपेक्षता नीति को अपनाए जाने के कारणों का है ना वर्णन। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया है, इसके पीछे कारण मिल जाएंगे। अथवा में दिया गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, कुछ और नहीं, गुट निरपेक्षता ही है ये, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका समझाइए। अब चूंकि गुट निरपेक्षता का मतलब कि देश जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो गुट बना रहे थे, एक तरफ सोवियत संघ का गुट था, एक तरफ अमेरिका का गुट था, तो इस प्रकार के गुटों का विरोध किया भारत ने, कभी किसी गुट को ज्वाइन नहीं किया, है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन दैट मीन्स कि कोई राष्ट्र गुट नहीं बनाएगा, और इस नीति को भारत ने सर्वोपरि एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, है ना। तो ये भारत ने क्यों इसको एक्सेप्ट किया, इसके कारण क्या रहे हैं, भारत की क्या भूमिका रही है, आदि आदि इस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है।
प्रश्न नंबर 4 है इंपोर्ट। देखिए यार, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, तभी तो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ना, तो बार बार ये इंपोर्टेंट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है ही, लेकिन बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट भी है ये। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, समझाइए, डिटेल में समझाना है, प्रश्न एक लाइन का ही है। अगला है कि भारत की एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में विवेचना कीजिए। भाई, भारत जो है ना पूरी दुनिया में अब एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत पूरी दुनिया में एक बहुत तीव्र गति से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और कुछ आने वाले कुछ सालों में ये एक आर्थिक जो है शक्ति बनने जा रही है। तो किस प्रकार से बन रही है, क्यों बन रही है, क्या आवश्यकताएं हैं, और ऐसे कौन कौन से लक्ष्य है भारतीय नीति के अंतर्गत जिसके माध्यम से भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, वो सारे परिप्रेक्ष्यों की आपको इस प्रश्न के अंदर चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक उभरती हुई शक्ति है, स्पष्ट कीजिए। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मतलब कि विश्व में जो महाशक्तियां हैं, जो विकसित राष्ट्र है, उनके बीच में भारत भी बहुत जल्द आने वाला है। क्यों, कैसे, क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7 है भारत और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जहां पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणामों का सामना कर रहा है, उसी के साथ में भारत के क्या संबंध रहे हैं, यह आपको दर्शाना है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत भारत अपनी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यह आपको प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत दर्शाना होगा। प्रश्न नंबर 8 है भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है, समझाइए। एक्ट ईस्ट नीति, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि भारत और अमेरिका संबंध। ठीक है, और जहां पर भारत अमेरिका संबंध की बात आती है, तो वहां पर जो भी अन्य कॉन्सेप्ट मिले उनको भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि बराक ओबामा वाला कई बार प्रश्न पूछा गया कि बराक ओबामा की भारत में यात्रा के तहत क्या क्या मुद्दे सामने आए थे। इसके अलावा वाजपेयी, जब वाजपेयी सरकार हुआ करती थी, तो वाजपेयी सरकार के अंतर्गत कहें कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो है अमेरिका यात्रा के दौरान क्या क्या निर्णय हुए थे, वो सारी बातें, 10 सूत्री समझौता जो हुआ था अमेरिका भारत के बीच में, ये सारे तथ्य जो है ना इसके अंतर्गत आ जाना चाहिए, भारत और अमेरिका संबंधों के अंतर्गत। ठीक है ना। देखिए, अब यहां पर जो है आपको एक निबंध के रूप में आपको इस प्रश्न की जो है उत्तर की पूर्ति करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। 1991 से 2000 तक भारत और रूस के संबंधों की विवेचना करना है। 1991 से 1991 से लेकर के 2000 के बीच में भारत और रूस के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं, यह बताना है। और इसके बाद में बताना है आपको कि जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था, विघटन के बाद में, है ना, क्योंकि रूस, आप जब मैप पे देखते हो ना, वर्ल्ड मैप पे, तो रूस का एरिया दुनिया में सबसे बड़ा है। जब रूस का विघटन हुआ, टूटा बिखरा, कई देश उस रूस से आजाद होकर के अपने अपने एक स्वतंत्र देश बन गए, उसके बाद में भारत और रूस के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, उनकी भी समीक्षा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11 के रूप में कि भारत और चीन के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखना, भारत और चीन के संबंध जो प्राचीन संबंध भी इसमें आ जाएंगे और आधुनिक संबंध भी इसमें आ जाएंगे, मतलब आधुनिक समय में किस प्रकार का संबंध है। इसके अलावा एक चर्चा और करेंगे 1988 के बाद की। ठीक है, 1988 के बाद भारत और चीन के संबंध किस प्रकार के रहे हैं। भाई, 1988 में ऐसा क्या हुआ था, आपको याद होगा ना, 1962 में इंडिया और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद तब से लेकर के 1988 तक भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, बल्कि कटुता के संबंध बने हुए थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा पर गए, और उस समय से लेकर के चीन और भारत के संबंधों में विशेष सुधार आया था। तो उसी की चर्चा करेंगे 1988 के बाद में, और तब बताना होगा भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से रहे थे। बात समझ आई ना आप लोगों को। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जानते हो ना इसके बारे में, यूएन की एक महत्वपूर्ण संस्था, सुरक्षा परिषद, और महत्वपूर्ण ही नहीं, सबसे शक्तिशाली, यूएन की सबसे शक्तिशाली अगर कोई संस्था है तो वो सुरक्षा परिषद ही है, जिसका भारत सदस्य तो है लेकिन अभी तक स्थायी सदस्य है। किसी दोगलेपन के कारण भारत आज अस्थायी सदस्य रहा है, अन्यथा अभी तक ये जो भारत जो है, भारत को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिल जाती है ना, किसी के दोगलेपन के कारण, इतना भी याद रखिएगा, किसी के दोगलेपन के कारण। ठीक है ना, बाकी चर्चा नहीं करेंगे, सेशन में कभी क्लास होगी तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए, अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, शॉर्ट में क्या बोलते हो आप लोग, सीटीबीटी, है ना, सीटीबीटी। ठीक है,
तो व्यापक परमाणु परीक्षण संधि सीटीबीटी पर एक निबंध लिखना है। क्या भारत सीटीबीटी का समर्थन करता है या नहीं? बहुत सारे तथ्य आएंगे, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सीटीबीटी क्या है विवेचना कीजिए, दैट्स ऑल। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14 है आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर वर्णन कीजिए। आतंकवाद के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करनी होगी क्योंकि दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है ये, है ना। जहां पर आपको मेन कॉन्सेप्ट मिला समझ जाइएगा, उस 360 डिग्री घूमना है आपको, उससे संबंधित प्रत्येक तथ्य पर चर्चा करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसके कारण बताने हैं आतंकवाद के, और आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य मतलब दुनिया के अन्य देश आतंकवाद को समाप्त करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं ये बताना होगा। अथवा में है आतंकवाद के कारण बताइए, भाई आतंकवाद फैल क्यों रहा है ना, और इस आतंकवाद को या आतंकवाद वाली समस्या को समाप्त करने के लिए क्या कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, ये सुझाव आपको देना है अपनी तरफ से, है ना। कैसे दोगे, किताब में मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है 15 प्रश्नों वाली सीरीज का। शिमला समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन। शिमला समझौता किसके साथ हुआ था, कुछ याद है आप लोगों को? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, है ना। शिमला समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करते उनका मूल्यांकन कीजिए। अथवा में शिमला समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन, क्या इस समझौते को सफल समझौता माना जा सकता है? तर्कपूर्ण तरीके से उत्तर दीजिए, एक समझदार स्टूडेंट की तरह उत्तर दीजिए, दैट्स ऑल। ये 15 प्रश्न हैं। कब सोना है, कब जागना है, खाना है, पीना है, कुछ करना नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन ये 15 प्रश्न किसी हालत में मत छोड़ देना, है ना, याद रखिएगा। या फिर फॉलो ही मत करा करो यार, जो प्रश्न दे रहा हूं ना इनको हर हालत में कंप्लीट करना है, मतलब करना है, ठीक है ना। अगला मैं अब यहां पर लेने वाला हूं 5 वो अतिरिक्त प्रश्न। क्यों लिए मैंने, क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं भारत की विदेश नीति अभी सिलेबस में आपका चेंजेस हुआ है ना। अभी 2024 का मॉडल पेपर भी अवेलेबल है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, उसको भी आप देख सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है आपके सिलेबस में, और उसी को आधार बनाते हुए ही मैंने 5 प्रश्न और एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है। मुझे लगा कि ये और महत्वपूर्ण प्रश्न है 5, क्योंकि जो मेरी एक स्ट्रेटेजी है आईएमपी प्रश्न सिलेक्ट करने की, उसके अंतर्गत वो 5 प्रश्न भी आ रहे थे, इसलिए उनको भी मैंने इसी में समाहित किया है, सिलेक्ट किया है। 5 अतिरिक्त दीर्घ प्रकृति के प्रश्न। चलिए कौन कौन से प्रश्न है सुनिए। पहला प्रश्न, या देखिए या तो 15 प्लस 5 कर दीजिए, या फिर 15 के आगे जोड़ दीजिए, 15 के बाद 16 नंबर 17, इस प्रकार से 20 प्रश्न बोल दीजिए, जो भी आपको उचित लगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है अतिरिक्त प्रश्नों में कि भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर का क्या महत्व है। हिंद महासागर मतलब उस महासागर की बात नहीं हो रही है, हिंद महासागर के क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर के जो क्षेत्र है वही उसका महत्व क्या है, डिटेल में अच्छे से पढ़िए डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा। प्रश्न नंबर 2 है चीन की एक योजना है, कौन सी योजना है? वन बेल्ट वन रोड परियोजना, ठीक है। तो पहले तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना को समझना है, उसके बाद में इस परियोजना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको विस्तार से बताना है। वहीं अगला प्रश्न है आणविक अप्रसार संधि, जिसको हम एनपीटी कहते हैं, एनपीटी ना, सीटीबीटी के बाद में एनपीटी, ठीक है। एनपीटी अथवा में है एनपीटी संधि के विरोध में भारत के तर्कों का मूल्यांकन कीजिए। भाई भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है एनपीटी का, ठीक है। एनपीटी संधि का समर्थन भारत ने नहीं किया है, क्यों विरोध कर रहा है? इसके अलावा एनपीटी न तो आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम है और ना ही ये शस्त्र नियंत्रण में सफल है। परीक्षण कीजिए, मतलब ये संधि तो हो गई है लेकिन किसी काम की नहीं है, ना तो शस्त्रीकरण को हटाने की बात करती है, ना शस्त्रीकरण पर नियंत्रण की बात करती है। क्यों? इसी का तो परीक्षण करना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 है पर्यावरण संरक्षण में भारत की क्या भूमिका है, और प्रश्न नंबर 5 है भारत और बांग्लादेश के संबंध। ये 5 प्रश्न जो मैंने कहा था आप लोगों को 15 प्लस 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब फटाफट बढ़ते हैं उन 10 प्रश्नों की ओर जो लघु प्रकृति के हैं, जिनकी तैयारी आपको मुश्किल से 2 5 10 लाइनों में करनी है, इससे ज्यादा पे नहीं जाना है। हाँ, आंसर शीट में थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज किया है, छोटा जहां आवश्यकता छोटा है, लेकिन जहां जो आवश्यकता है की पॉइंटों से मतलब परिपूर्णता वहां पर मिलेगी आप लोगों को। पहला प्रश्न है लघु प्रकृति में विदेश नीति क्या होती है समझाइए, अंडरलाइन कर रखा है जो टर्म है आपकी। प्रश्न नंबर 2 है विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है। प्रश्न नंबर 3 है भारत की एक अग्रणी शक्ति पर एक टिप्पणी लिखिए, मतलब भारत जो है अब एक अग्रणी शक्ति के रूप में सेना के मामले में शक्ति के रूप में उभर रहा है, टिप्पणी करना है। प्रश्न नंबर 4 है भारत के चंद्रयान मिशन 3, ठीक है, चंद्रयान 3 था ना, उसकी सफलता पर आपको टिप्पणी लिखनी है।
प्रश्न नंबर 5 है इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, समझाना है। प्रश्न नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों में भारत की क्या भूमिका रही है। और प्रश्न नंबर 7 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्रीकरण की क्या आवश्यकता है। और प्रश्न नंबर 8 पृथ्वी सम्मेलन क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, कब हुआ था, किन किन देशों ने मामला जो है इसमें समर्थन किया था, इसमें शामिल हुए थे, और क्या इसका मुद्दा क्या था, विषय क्या था। प्रश्न नंबर 9 है भारत अफगानिस्तान के संबंध। और प्रश्न नंबर 10 है मालदीव और भारत के संबंध या फिर रक्षा और सुरक्षा संबंधों पर टिप्पणी करना। तो ये 10 प्रश्न लघु प्रकृति के दे चुका हूं आप लोगों को। 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 5 मैंने और ऐड किए थे, 10 प्रश्न ये लघु प्रकृति के। अब इनके आंसर आपको कहां से सर्च करना है, अपनी किताब से या गूगल से, दोनों में से सर्च करके और एक प्रॉपर तरीके से आंसर शीट तैयार कर लीजिए और बार बार उसका रिविजन लगाते रहिएगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है। एग्जाम चूंकि कई यूनिवर्सिटियां ऐसी है जिनके बहुत नजदीक एग्जाम है ना, तो अब अगर जिनके एग्जाम पास में आ चुके हैं, मतलब कि लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं, तो अब आप पूरे सब्जेक्ट की तैयारी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो उसकी तैयारी के चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और भी आपको लोग आपके पास पढ़ने के लिए। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि जो आंसर में प्रश्न देके जा रहा हूं ना, इनके आंसरों की व्यवस्था करो अच्छे से और सिर्फ अब बार बार इन्हीं का रिविजन लगाओ, बहुत बेहतर परिणाम आपको हासिल होंगे। ठीक है, हाँ, आंसर शीट लेना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आंसर शीट ले सकते हो। सिर्फ भारत की विदेश नीति की आंसर शीट लेने के लिए आपको मात्र 99 रुपए पे करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस के सभी विषयों की मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको 249 पे करने होंगे। दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्ज है, 99 और 249, जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हो। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। लोक प्रशासन के नोट्स है, जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है उनको बता दूं, लोक प्रशासन के स्पेशल नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। प्राइस मात्र 99 रुपए रखी गई है, कोई विशेष चार्जेस नहीं है। जबकि 100 पेजेस की ये नोट्स है, कस्टमाइज तरीके से विशेष नोट्स है। ये मॉडल पेपर वाली आंसर शीट नहीं है, ये कंप्लीट लोक प्रशासन इसमें समाहित किया गया, कंप्लीट लोक प्रशासन, कुछ भी इससे बाहर नहीं है ना। इसे बीए थर्ड ईयर वाले भी परचेस कर सकते हैं और इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट भी परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग सेशन के एंड तक अभी तक बने रहे हैं तो सेशन को लाइक वाइक कर दिया करें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आपके काम की हर एक वस्तु इस चैनल पर आपको अवेलेबल होती है और जो नए सेशन आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।